जी, तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स की ड्यूरिंग वर्क सेशन। तो ये इसके कंपोनेंट है, ये आपने लाजमी माइंड में रखना है कि फर्स्ट वार्म अप करवाएंगे, उसके बाद वर्कआउट वो जिस तरह की भी स्पोर्ट्स होगी उससे रिलेटेड होगा, और एट द एंड ऑफ सेशन हम कूल डाउन टाइम पीरियड करते हैं और उसमें कूल डाउन करवाया जाता है। हमने जब भी ट्रेनिंग करवाएंगे तो इस ट्रेनिंग के हमारे पास जो अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं वो हम फोकस करते हैं कि एरोबिक पावर इम्प्रूव की जाए। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं: इंटरवल ट्रेनिंग का, उसके बाद लॉन्ग स्लो डिस्टेंस एंड हाई इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइजेस। तो जब भी ट्रेनिंग करवानी है तो हमेशा हम इंटरवल ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं। एक और टर्म यूज करता हूँ मैं अक्सर कि ग्रेजुअली हमने इंक्रीज करना होता है वर्कलोड को, वर्कआउट को प्रोग्रेसिवली स्लो से फास्ट की तरफ हमने मूव करना है। और यहाँ पे 3 मेथड जो ट्रेनिंग और ख़ास तौर पे एरोबिक पावर को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग करवाएंगे उसमें 3 मेथड हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह आता है। तो इंटरवल ट्रेनिंग पहला कंपोनेंट होगा, उसके बाद लॉन्ग एंड स्लो डिस्टेंस, और फिर हाई इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइजेस की तरफ हम एथलीट को लेके जाएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा नज़र आता है कि कौन सा फैक्टर है जो इन सारी चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो वो VO2 मैक्स के अंदर हमें बहुत क्लियर इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। ये क्वेश्चन है जी, शॉर्ट इंटरवल ट्रेनिंग किस तरह करवाई जाती है, इंटरवल ट्रेनिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इंटरवल ट्रेनिंग में हमने रिपीटेड एक्सरसाइजेस करवानी है। बोर्ड्स का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हम एक्सरसाइज करवाएंगे और उसमें रेस्ट पीरियड बहुत मैटर करेगा। आपने 30 सेकंड्स के लिए अगर जंपिंग करवाई है, रनिंग करवाई है ट्रेडमिल के ऊपर, तो उसके बाद आप टाइम पीरियड 10 टू 15 सेकंड्स का उसमें ब्रेक देंगे, पीरियड्स रेस्ट पीरियड लाजमी कंसीडर करेंगे। और फिर ये स्पोर्ट्स ओरिएंटेड सारी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। यहाँ पे प्रिंसिपल बताया गया कि इंटरवल ट्रेनिंग में हमेशा हम उसको एक्सरसाइज करवाते हैं और उस एक्सरसाइज टाइम पीरियड को सेपरेट कर देते हैं रेस्ट पीरियड के साथ। जब हम वर्क इंटरवल को फोकस करेंगे तो वर्क इंटरवल हमारे पास यानी कि जो इंटेंसिटी है आप एक्सरसाइज करवा रहे हो तो उसमें कितना हमारे पास हार्ट रेट कितने परसेंट आना चाहिए, तो 85 टू 100% हार्ट रेट मैक्स जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जानी चाहिए। और जो हमारे पास ये वर्क है जो उसमें हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसको एटलीस्ट 60 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा उसको वर्कआउट करवाओगे और उसके बाद आप रेस्ट पीरियड दोगे, तब आपके पास VO2 मैक्स प्रॉपरली इम्प्रूव होगी। अब यहाँ पे जो रेस्ट इंटरवल है उसके लिए जब हमने फोकस करना है तो लाइट एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग करवाई जाएगी। इसमें ना सबसे बेहतर अगर समझना हो इंटरवल ट्रेनिंग को, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि कुछ शॉर्ट वीडियोस इन बातों के ऊपर आपको बनाकर शेयर करूँगा। तो ट्रेडमिल के ऊपर इंटरवल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से समझी जाती है कि वहाँ पे कुछ तो ट्रेडमिल्स ऐसी होते हैं जिसमें इनबिल्ट सेटिंग होती है। जब इंटरवल ट्रेनिंग करवाई जाती है तो वो 1 मिनट के लिए ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग होती है, हार्ट रेट बढ़ गया और उसके बाद ट्रेडमिल स्लो हो जाती है, बिल्कुल स्टॉप नहीं होती, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो वहाँ पे सिंपल वॉकिंग हो रही होती है ड्यूरिंग रेस्ट इंटरवल। और इसको कितनी देर के लिए होना चाहिए, जितनी देर के लिए आप वर्क इंटरवल था, यानी कि 1 मिनट आपने अगर रनिंग की है तो 1 मिनट ही आप वहाँ पे रेस्ट करोगे। तो रेस्ट इंटरवल और वर्क इंटरवल का आपको आइडिया होना चाहिए, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जरूरी है। उसके बाद लॉन्ग एंड स्लो डिस्टेंस ये सेकंड कंपोनेंट है हमारी ट्रेनिंग का। तो इसमें हमने जिन चीज़ों को फोकस करना है कि वहाँ पे हार्ट रेट हमारा 75% वो तो मैक्स या 70% हार्ट रेट मैक्स तक
होना चाहिए। ये लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइज जो है उसमें भी ये वैल्यूज लाजमी हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी बात समझना ज़रूरी है, इसकी ड्यूरेशन ग्रेटर होती है देन वुड बी एक्सपेक्टेड इन कंपटीशन। किस तरह की स्पोर्ट्स है और आपने अगर 100 मीटर रनिंग है और 100 मीटर का डिस्टेंस कोई एथलीट कवर कर लेता है 6 सेकंड में, कोई 7-8 में करता है, कोई 20 में करता है, तो जब ट्रेनिंग करवाओगे तो ट्रेनिंग के दौरान इसका ड्यूरेशन ज़्यादा रखना है कंपटीशन से, ताकि जब compete करेंगे तो वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। और इसके बाद ये जो लॉन्ग स्लो डिस्टेंस रनिंग का कॉन्सेप्ट है, ये बेस्ड कर रहा है ऑन द आइडिया दैट ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग। कितना आप ट्रेनिंग का वॉल्यूम रखते हैं, कितने दिन एक्सरसाइज करते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं, तो जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की होगी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। अगर कोई ये सोचे कि विदाउट ट्रेनिंग वो परफॉर्म कर लेगा, तो बच्चों ऐसा नहीं होता। हाई इंटेंसिटी कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइजेस, इसमें अब यहाँ पे आप सबके अंदर ये वाली वैल्यूज लाजमी माइंड में रखिएगा। ये बेस्ट मेथड है इंक्रीजिंग VO2 मैक्स एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड। ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसमें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जिसमें 80 to 90% हार्ट रेट मैक्स हमने लाजमी देखना है कि वो अचीव हुआ या नहीं, और लैक्टेट थ्रेशोल्ड तक या स्लाइटली उससे ज़्यादा लेवल तक हमने ये ट्रेनिंग करवानी है। कितने टाइम के लिए होनी चाहिए? 25 to 50 मिनट्स के लिए एटलीस्ट ये ट्रेनिंग हमने करवानी है। तो सबका टाइम पीरियड और सब में जो हार्ट रेट की वैल्यू है, ये आपने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर याद रखनी है। ट्रेनिंग इंटेंसिटी टू इम्प्रूव इन VO2 मैक्स, ये किस तरह की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? इसमें हमारे पास VO2 मैक्स के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे शो किया गया, और ट्रेनिंग इंटेंसिटी VO2 मैक्स को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक लेवल है जहाँ पे ट्रेनिंग इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है और उसके साथ साथ VO2 मैक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट भी मैक्सिमम है। लेकिन अब उसके बाद अगर ओवरलोड करवा दोगे, VO2 मैक्स होगा लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ होगा। इंजरीज ड्यूरिंग एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्यों होती हैं, किस तरह की होती हैं, और हम उससे अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, ये बात हम यहाँ पे समझेंगे। मोस्ट इंजरीज आर रिजल्ट ऑफ ओवर ट्रेनिंग। अब ओवर ट्रेनिंग किस तरह हो सकती है कि शॉर्ट टर्म हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, आप किसी ऐसे बंदे को ट्रेन करना शुरू करते हैं जो पहले जिम नहीं गया, और पहले दिन ही जिम में जाके उसने कहा जी कि मैंने ना 20 kg वेट के साथ जो है 10-15 रेपिटेशन के साथ 3-4 सेट कर लेने हैं। अब उससे पहले तो वो फटीग नहीं होगा, तो पहले दिन ही अगर वो हाई इंटेंसिटी के साथ शॉर्ट टर्म कुछ टाइम पीरियड के लिए वो इंटेंसिटी ज़्यादा रखता है, तो उसको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमने क्या करना है कि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर कोई प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन इंटेंसिटी कम रखी हुई है, तो उसमें भी इंजरी के चांसेस होते हैं। हम इसको किस तरह कवर करेंगे? द 10% रूल, ये याद रखना, फॉर सेफली इंक्रीजिंग ट्रेनिंग लोड इंटेंसिटी और ड्यूरेशन शुड नॉट बी इंक्रीज बाय मोर देन 10% पर वीक। आपने एक हफ्ता 1 kg रखा और उसके नेक्स्ट वीक में ये 1 kg तो बहुत कम बता रहा हूँ, अगर कोई 10 kg पर वीक स्टार्ट किया उसने, तो एक हफ्ते के बाद उसको 1 kg इसमें ऐड करना है। 10% रूल याद रखना। और अगर कोई 5 kg से उसने स्टार्ट किया है, आफ्टर 1 वीक उसका वेट जो इंक्रीज करना है वो कितना होना चाहिए? उसमें ½ kg वो इंक्रीज कर देगा, तो वो 10% उसमें पर वीक इंक्रीज हो जाएगा। 10% रूल लाजमी याद रखिएगा। आप में से जो लोग जिम जाते हैं वो खुद भी इसको फॉलो करिएगा।
वहाँ पे अगर आपके आसपास कुछ प्लेयर्स हो तो आप उनको भी गाइड करिएगा कि एक हफ्ता आपने मिनिमम लोड पे रहना है और उसके बाद 1% सॉरी 10% पर वीक आपने उसमें एडिशन करते चले जाना है। एनएरोबिक पार की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमने किन इस तरह की एक्टिविटीज को लेके चलना है और कौन से सिस्टम इसमें एक्टिव होते हैं। एटीपीपीसी सिस्टम, इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन कितनी है 5 to 10 सेकेंड्स, और हाई इंटेंसिटी वर्क इंटरवल करवाया जाएगा। तो जब इस तरह आप एक्सरसाइज करवाओगे या 30 to 60 सेकेंड रेस्ट इंटरवल के साथ एक्सरसाइज करवाएंगे तो हमारे पास एटीपीपीसी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। और अगर ग्लाइकोलिटिक सिस्टम को एक्टिव करना हो और हमने एनारोबिक पार को इम्प्रूव करना है और उसके लिए ट्रेनिंग करवानी है तो हमने शॉर्ट इंटरवल वो 20 to 60 सेकेंड होगा, हाई इंटेंसिटी वर्क इंटरवल दोनों में। अब इन दोनों सिस्टम में अगर आप लोग देखोगे तो जो डिफरेंस है वो टाइम पीरियड का है और किस दौरान, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज के दौरान। यहाँ पे जब आप 5 to 10 सेकेंड्स एक्टिविटी करवाओगे और हाई इंटेंसिटी वर्क के साथ करेंगे तो एटीपी पीसी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखोगे तो 20 to 60 सेकेंड्स के लिए आप शॉर्ट टाइम में एक्सरसाइज करवाओगे तो ग्लाइकोलिटिक सिस्टम एक्टिव होगा। यहाँ तक हमने एरोबिक पार को इम्प्रूव करने के प्रिंसिपल्स देखे। एनारोबिक को जब हमने पार इम्प्रूव करनी हो तो कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है वो हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट हम बात समझेंगे वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी वो किस तरह से करवाई जाती है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने अगर ये फैसला कर लिया है ज़िंदगी में कि आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनना है और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये जो बातें जिनको मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ ये आपको अपने नाम की तरह याद होनी चाहिए। जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है तो उसमें सबसे पहले जब हम एक्सरसाइज करवाते हैं तो आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे, फिर हम आइसोटोनिक की तरफ और आइसो जो है ना या इसका आइसोमेट्रिक के बाद आइसोटोनिक की तरफ हमने मूव करना है। और डायनामिक या आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस फिर नेक्स्ट स्टेप पे, पहले आइसोमेट्रिक या स्टैटिक फिर डायनामिक एंड आइसोटोनिक, ये एक ही एक्सरसाइज के दो नाम हैं। आइसो मीन सेम, मैट्रिक मीन लेंथ, इसमें लेंथ सेम रहेगी। मैं आपको अब यहाँ पे ड्यूरिंग वीडियो नेक आइसोमेट्रिक्स ही समझा सकता हूँ। यहाँ पे किसी भी एक्सरसाइज स्पेसिफिक नहीं बताएंगे, हमें सिंपल प्रिंसिपल बताए गए हैं। नेक आइसोमेट्रिक्स आपने गाइड करना है तो आप अपने पेशेंट को, क्लाइंट को ये कमांड देंगे कि अपने अपने सर को सीधा रखें, अपनी आंखें जो हैं वो आई लेवल पे सामने फिक्स कर लें और उसके बाद मैं अपने हाथ से रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, सर को रोका है और अपने सर के साथ इस तरफ को जोर लगाऊंगा लेकिन मेरा सर जो है ये मूव नहीं करेगा, ये एक ही जगह पे रहा और मैं अपने हाथ के ऊपर जोर लगा रहा हूँ। जब आप इस तरह करोगे तो आपको यहाँ पे नेक के ऊपर वाइब्रेशन फील होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज या इसका दूसरा नाम स्टैटिक है। और जब आप इस तरह ट्रेन कर दोगे तो उसके बाद आपने आइसोटोनिक भी टोनिकली भी करवानी है। अब इसमें ये मूवमेंट है स्टैटिक, आइसोमेट्रिक हो रही है, लेकिन अगर इसी मूवमेंट को दौरान मैं रेजिस्टेंस भी दे रहा हूँ और साथ में मैंने अपने हेड को या अपने नेक्स को साइड फ्लेक्शन करवाई है तो ये साथ में आइसोटोनिक है या डायनामिक एक्सरसाइज है। तो जब ये करवा लेंगे इसमें क्या होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं। तो ये नेक की मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है। इसी तरह जिस भी बॉडी पार्ट को आपने स्ट्रेंथन करना होगा तो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं। और फिर हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करेंगे। मसल साइज जब इंक्रीज हो रहा होता है तो उसमें दो सेल्स या दो जगहों पे चेंजेस आते हैं। या तो हाइपरट्रोफी होती है जिसमें मसल फाइबर का डायमीटर इंक्रीज कर जाता है, या
हाइपरप्लेजिया होगा जिसमें नंबर ऑफ फाइबर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, तो फिर हमने उसके अंदर प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज ऐड कर देंगे। जो रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उसमें प्रोग्रेशन लेके आएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे, उसमें जो हमारा ओवरलोड है उसको बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस वेट लिफ्टेड टू कंटिन्यू टू ओवरलोड द मसल्स। मसल को आप ओवरलोड करते जाओगे और मसल उतना स्ट्रेंथन होता जाएगा, उतना मसल मास बिल्डअप हो जाएगा। और जितने भी वेट ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं वो इसी बात को फॉलो करते हैं कि हमने स्टार्ट जीरो से करना है और प्रोग्रेसिवली इसमें रेजिस्टेंस ऐड करते चले जाना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल हैं जिनकी हमने स्टार्ट में बहुत डिटेल में बात की थी, इसमें जो आपने बात समझनी है कि ये मसल्स जो है ना, ये कितने लेवल तक एक्सरसाइज करें तो उसका फायदा होगा। नियर द पीक टेंशन फॉर इंक्रीजेस इन स्ट्रेंथ, ये बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। नियर द पीक टेंशन, जहाँ पे मैक्सिमम मसल के अंदर टेंशन जनरेट हो रही है, उस लेवल तक हमें उसको एक्सरसाइज करवाना पड़ेगी। कोई ऑप्टिमम ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है कितने दिनों के लिए होनी चाहिए, लेकिन एक जो सेट गाइडलाइन है कि एटलीस्ट 3 से 4 दिन एक हफ्ते में वो लाजमी आपने एक्सरसाइज करवानी है। अगर इससे कम है तो फिर हमें ड्यूरेशन ज़्यादा रखना पड़ेगी, इंटेंसिटी ज़्यादा रखना पड़ेगी। और ये बात हम एक ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये मिनिमम गाइडलाइन है तो इसको लाजमी फॉलो करना है। इसी तरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है उसको सेम मसल्स एज कंपटीशन, अगर रनर है तो उसके लोअर लिम्ब के मसल्स को ज़्यादा इन्वॉल्व होना है। तो जब आपने ट्रेनिंग करवानी है तो ट्रेनिंग में भी आपने उन मसल्स को फोकस करना है, लाजमी ट्रेन करना है। मूवमेंट पैटर्न क्या है, किस तरह मूवमेंट हो रही है और स्पीड ऑफ शॉर्टनिंग क्या है, इन सारी बातों को माइंड में रखते हुए हम ट्रेनिंग करवाएंगे। फ्री वेट्स वर्सेस मशीन्स, जब भी इसमें ट्रेनिंग करवानी है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम दो तरह से ट्रेनिंग करवा सकते हैं, या तो फ्री वेट्स के साथ या मशीन्स के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं जी फ्री वेट्स का फायदा ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं मशीन्स से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हम इन दोनों के पॉइंट्स देखते हैं। जो लोग कहते हैं कि जी फ्री वेट के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या इम्प्रूवमेंट आती है, कहते हैं इसमें हमें जो डाटा मिलता है उसमें ग्रेटर स्ट्रेंथ गेन होता है। डिफरेंट पॉपुलेशंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और वहाँ पे रिजल्ट्स को मॉनिटर किया जाता है। तो जो डाटा हमें बताता है कि जी फ्री वेट्स का फ़ायदा ज़्यादा है। इसमें फ्री वेट के दौरान हमारे पास ग्रेटर मूवमेंट वेरिएबिलिटी मिलती है, हमें मूवमेंट मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ तरह से वहाँ पे करवा सकते हैं। और फ्री वेट्स जो है ना, फ्री वेट फोर्स कंट्रोल ऑफ बैलेंस एंड स्टेबलाइजेशन, इसमें बैलेंस इंप्रूव होता है, इसमें बॉडी को स्टेबलाइज ज़्यादा करवाया जाता है। तो फ्री वेट्स के ये बेनिफिट्स है। लेकिन अगर हम कंबाइन कर दें स्ट्रेंथ को और एंड्योरेंस ट्रेनिंग को, सबसे पहले हमने स्ट्रेंथ डेवलप कर ली, अब एंड्योरेंस के ऊपर काम करना है। तो जब ये दोनों चीज़ें एडअप हो जाएंगी तब मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमें अचीव होगी। हमारे पास अगर कहते हैं कि अगर आप ऐसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं जिसमें कंबाइंड स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, उसमें रिजल्ट क्या होगा, लो गेन इन स्ट्रेंथ देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलोन। दो चीज़ें इकट्ठी करवा रहे हो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो फिर किस तरह करवानी है ट्रेनिंग, कि एक दिन हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम करें, सेकंड डे हम एंड्योरेंस के ऊपर काम करें। तो ये एक सेट हमारे पास क्राइटेरिया हो जाएगा कि आप अल्टरनेट डेज पे एक दिन आप स्ट्रेंथ के ऊपर काम करो, दूसरे दिन एंड्योरेंस के ऊपर काम करो। तो इस तरह हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन होगी। तो ये वाला प्रिंसिपल जो लास्ट पे है ये
लाजमी आपने माइंड में रखना है, जब भी ट्रेनिंग करनी होगी तो एक दिन आप स्ट्रेंथ इंप्रूव करते जाओ, दूसरे दिन आप एंडोरेंस इंप्रूव करो। कुछ डिफरेंसेस हैं जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमें मिलते हैं, वो क्या है कि अनट्रेन्ड मेल्स हैव ग्रेटर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ देन अनट्रेन्ड फीमेल्स। एक जनरल सी बात है कि ऐसे मेल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब दोनों ही अनट्रेन है, तो दोनों दो अनट्रेन पर्सन को कंपेयर किया जा रहा है, तो अनट्रेन मेल में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनट्रेन फीमेल। अब इसकी रीज़न क्या है? इसमें स्ट्रेंथ रिलेट कर रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स, और मेल्स में मसल क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन अगर आप दोनों को ट्रेनिंग करवाना शुरू करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हो, यहाँ पे अनट्रेन की बात की कि मेल ज़्यादा फोर्स है, लेकिन अगर दोनों ही आप ट्रेन करना शुरू कर देते हो तो फिर कोई जेंडर डिफरेंस हमें नहीं मिलता। यहाँ पे ग्राफ में यही बात दिखाई गई, स्ट्रेंथ एज अ फंक्शन ऑफ मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया। फीमेल्स और मेल्स में हमारे पास किस तरह आर्म फ्लेक्स स्ट्रेंथ हम किलोग्राम के अंदर मेजर कर रहे हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मसल्स, जितना मसल्स का एरिया ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे अगर आप एक्स एक्सिस से देखिए तो एरिया ज़्यादा है, तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती चली जा रही है। और कंपेयर किया जा रहा है मेल्स और फीमेल्स को, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एरिया ज़्यादा है तो उसी तरह वहाँ पे स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। ट्रेनिंग इंड्यूस्ड स्ट्रेंथ चेंजेस इन मेन एंड वुमेन। जब आप ट्रेनिंग करवा रहे हो तो उसमें कितना चेंज आ रहा है स्ट्रेंथ में, तो कितने वीक्स के लिए आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, यहाँ पे हमने ये वीक्स मॉनिटर कर रहे हैं। अगर 10 वीक्स के लिए ट्रेनिंग हो रही है तो वुमेन के अंदर एज कम्पेयर टू मैन जो स्ट्रेंथ चेंजेस है वो स्लाइटली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये एक ग्राफ है, इसको आप समझ देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट में हमने बात की थी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस की। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई बात मुश्किल लगे तो अभी से पूछ लीजिएगा। और नादिया आप अटेंडेंस लाजमी लगा लें, क्योंकि इससे अब बाकी स्टूडेंट जितने भी एब्सेंट हैं उनके नाम नोट कर लो आप। लगा के सेंड कर दिया आपको मैंने। ठीक है। मसल ऑनसेट क्या होता है कि जब भी फर्स्ट टाइम आप एक्सरसाइज करोगे, जिससे लेमैन के अंदर कहा जाता है जी मैंने एक्सरसाइज की, मैंने रनिंग की, कोई भी गेम की, तो जो खलियां पड़ गई हैं, वो जो खलियां होती हैं फटीग होती है, जो कि 24 to 48 आवर्स तक रहती है आफ्टर स्टर्नियस एक्सरसाइज, उसको डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस का नाम दिया जाता है। ये क्यों होता है? माइक्रोस्कोपिक टीयर हो जाता है मसल फाइबर्स में, और जब इस तरह माइक्रोस्कोपिक टीयर होगा तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से मसल्स में पेन होती है, तो डेट इज कॉल्ड डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। यहाँ पे यही सारी बातें एक एरोज के साथ समझाई गई हैं, फ्लो चार्ट में बताई गई हैं कि जब भी आप स्टर्नियस एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, माइक्रो डैमेज हो जाएगा मसल सेल्स में, और जब इस तरह मसल सेल्स में डैमेज हुआ तो कैल्शियम लीकेज जो है ना वो होना शुरू हो जाएगा साइक्लोप्लाज्म रेटिकुलम से, और जब कैल्शियम लीक आउट होगा तो उससे क्या होगा, प्रोटीएज एक्टिवेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सेलुलर प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं, और उसके रिजल्ट में वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, और उसका रिजल्ट होगा कि वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, और पेशेंट को पेन होगी। हमने अब ट्रेनिंग करवानी है फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें हमारे पास स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग या जो है ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग कौन सी कब करवाएंगे? तो जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है इसमें हम कॉन्टिन्यूसली होल्ड करते हैं एक स्ट्रेच पोजीशन के अंदर, और ये प्रेफर्ड टेक्निक है। सबसे ज़्यादा जो हमें इम्प्रूवमेंट मिलती है वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग से मिलती है।
इसमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं और लेस मसल स्पिंडल एक्टिविटी होती है। पीएनएफ एक टेक्निक है, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। इसमें हम मसल्स को आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और फिर उसको स्ट्रेच अप्लाई किया जाता है। और जो दूसरी हमारे पास है, कंपेयर करें स्टैटिक के, तो वो डायनामिक स्ट्रेचिंग है, जिसमें हम ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट करवाते हैं, या इसको लेमैन में अगर बताएं तो जर्की स्ट्रेचिंग होती है। और ये कब करवाई जाती है? जब किसी भी पेशेंट में कोई न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग हो, न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो, तो उस वक्त जो उसको स्ट्रेचिंग करवाई जाती है वो ब्लिस्टिक स्ट्रेचिंग होती है। तो ये स्ट्रेचिंग की इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन होती हैं। यहाँ पे बात समझनी कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। और एक और बात भी यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग हमेशा वार्म अप के लिए भी करवाई जाती है। जितने एथलीट्स हैं वो अपने आप को वार्म अप करने के लिए भी स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। ईयर राउंड कंडीशनिंग फॉर एथलीट्स, पूरा साल आपने एथलीट्स को ट्रेन करना है, तो उसके लिए हमने किन बातों को फोकस करना है? ऑफ सीजन कंडीशनिंग होगी तो उसमें प्रिवेंट करोगे एक्सेसिव वेट गेन। अगर एथलीट एक्टिविटी नहीं कर रहा तो सबसे पहली बात कि उसका वजन कंट्रोल में रहना चाहिए, उसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। आपकी क्लास में ही पिछले कुछ लेक्चर्स में बात हो रही थी जी, इस लॉकडाउन में वेट गेन हो रहा है, लोग मोटे हो रहे हैं, तो एथलीट्स के साथ भी ऐसा होता है, तो इस चीज को प्रिवेंट करना है। और मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ट्रेनिंग उनकी मेंटेन रहनी चाहिए, और बोन्स और लिगामेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए, और जो उनका स्किल लेवल है उसको भी मेंटेन करना है। ऑफ सीजनिंग कंडीशनिंग में देखो सबसे फोकस प्रिवेंशन के ऊपर है और मेंटेनेंस ऑफ द कंडीशन के ऊपर है। जो कंडीशन है वो मेंटेन रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद प्री सीजनिंग कंडीशनिंग है कि अब उनकी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो गेम्स हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं, तो उस वक्त हम उसका इंक्रीज कर देंगे मैक्सिमम एनर्जी सिस्टम्स को, जो भी उनके स्पोर्ट्स रिलेटेड होंगी। और फिटनेस लेवल्स को हम ड्यूरिंग सीजन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंडीशनिंग फॉर एथलीट्स डिफरेंट ऑफ सीजन, प्री सीजन एंड इन सीजन हमें यहाँ पे समझ लग जानी चाहिए कि ये क्या होती है। कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स जो एथलीट्स करते हैं, अगर लोकल जिम के अंदर आप कर रहे हो तो हमें इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलते हैं। तो कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स क्या है? ओवर ट्रेनिंग करवाई जा रही है, वेट कैपेसिटी 5 kg है वो 10 kg पे करवा रहे हैं, या एथलीट खुद कर रहा है, तो इंजरी होने के चांसेस होंगे। इसी तरह अंडर ट्रेनिंग है कि वेट के 5 kg या 10 kg वो आसानी से उठा सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को 2 kg 3 kg पे रखा होगा, तो अंडर ट्रेनिंग में नुकसान करती है। और नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, आप का एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पेपर हो और आप बायोस्टैट की तैयारी करके चले जाओ, तो वो नॉन स्पेसिफिक है। सेम वे आपने नॉन स्पेसिफिक अगर एक्सरसाइजेस करवाओगे तो वो भी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद है कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान जो है ना वो आप स्केड्यूल नहीं कर पाते। तो एक और बात यहाँ पे लास्ट इम्पोर्टेंट है, फेलियर टू टेपर बिफोर अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस जब आपने इम्प्रूव करनी है तो उससे पहले ब्रेक बहुत ज़रूरी है। एक एथलीट है, उसने अपना 100% पहले ट्रेनिंग के दौरान ही एक्सरसाइज कर ली है, जो परफॉर्मेंस करने के बाद बारी आई है तो उसने अपने आप को वहाँ पे परफॉर्म ही नहीं कर पाया, तो ये भी एक ट्रेनिंग मिस्टेक होती है। तो इन बातों को माइंड में रखते हुए हमने ट्रेनिंग करवानी है। यहाँ पे टेपरिंग का दोबारा से बताया जाएगा। सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग, कि हमें कैसे पता चलेगा जी ओवर ट्रेनिंग करवा दी है आपने, ज़्यादा ट्रेन कर दिया है? सबसे पहली बात कि परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, उसके बाद बॉडी वेट कम होने के चांसेस हैं। इसी तरह जो नंबर ऑफ हमारे पास इन्फेक्शन है वो बढ़ जाते हैं कि अगर आपने ट्रेनिंग ज़्यादा करवा दी है। हर टाइम फटीग, जिस्म दर्द रहेगा, और साइकोलॉजिकल स्टालनेस एंड एलिवेटेड हार्ट ब्लड रेट, ब्लड प्रेशर, एक्टिविटीज, ये सारे वो इंडिकेशंस हैं
जो ये बता रहे हैं कि हमने एथलीट को ओवर ट्रेन कर दिया है, तो इससे परफॉर्मेंस कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। टेपरिंग है, ये मैंने अभी भी बताया कि शॉर्ट टर्म रिडक्शन इन ट्रेनिंग लोड पीरियड प्रायर टू कंपटीशन। कंपटीशन से पहले कुछ टाइम पीरियड के लिए आप रिड्यूस कर देंगे ट्रेनिंग पीरियड को, तो दैट इज कॉल्ड टेपरिंग। allow muscle to resynthesize glycogen and heal from training induced damage during damage। अगर कोई माइक्रो टीयर हुआ है तो इस टाइम पीरियड के दौरान मसल अपने आप को हील कर लेगा, ग्लाइकोजन रीसिंथेसाइज हो जाएगी, तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। इम्प्रूव परफॉर्मेंस बोथ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस इवेंट्स, दोनों तरह के में इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर जी जी बच्चे पूछिए। सर जी आपने बताया था कि एक्सरसाइज के दौरान एक पर्सन से आपने एक हफ्ते बाद सॉरी जैसे कि 1 kg वेट यूज कर रहे हैं तो एक हफ्ते बाद हमने 10% कर देना, मतलब कि 10 kg के 1 kg के साथ 1 kg बढ़ाना है, मतलब कि 2 kg कर देना है। अगर आपने जितना वेट यूज कर रहे हो उसका 10% लेना है। देखो, अगर 10 kg वेट के साथ कर रहे हो तो 10 kg का 10% कितना होगा, 1 kg, तो वो आप वन एक के हफ्ते बाद ऐड कर दोगे। अगर आप 5 kg वेट के साथ एक हफ्ता ट्रेनिंग कर ली तो उस 5 kg का 10% कितना होगा, हाफ के जी, तो हाफ वो के जी वो आप ऐड कर दोगे। अगर 1 kg पे कर रहे हो तो आफ्टर 1 वीक उसमें आप 10 ग्राम ऐड करोगे। जितने वेट के साथ ट्रेनिंग हो रही है उस वेट का 10% आपने हर हफ्ते ऐड करते चले जाना। ठीक है। जी सर बच्चे। एक और क्वेश्चन आया था, हम्म, आपने बताया था कि जब हम मसल को यूज नहीं करते तो जी 40 दिन बाद एट्रोफी शुरू हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। एट्रोफी में तो मतलब कि सर आप सिर्फ इतना सा बता दें कि ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन ना होने की वजह से जो एट्रोफी होती है, मसल का साइज डिक्रीज हो जाता है, इसकी मेन बेसिक अंदर की फिजियोलॉजी क्या है, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल नहीं हो रहा या उसके जो फाइबर्स हैं जैसे कि आई और जी बैंड फाइबर्स है उसमें दोनों, कुछ क्या मसला हाँ, है, एटीपी नहीं बनती। दोनों इसको ना आपको माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी समझना चाहिए। जब आप माइक्रो लेवल पे समझेंगे तो जो आपने में ओवरलैपिंग हो रही है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की, जी वो ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। और उसके साथ में वहाँ पे जितने हमारे पास आयंस हैं, जिसमें कैल्शियम आयंस हैं और जितने सोडियम चैनल्स हैं, वो सारे वहाँ पे इनएक्टिव हो चुके हैं। और कैल्शियम एक्टिवेशन नहीं हो रही, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में माइक्रो लेवल पे फिर एटीपी भी यूटिलाइज नहीं हो रही। तो ये जो मसल फाइबर्स हैं, मसल स्पिंडल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे तो उसमें वहां पे ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज होती है। और ड्यू जी टू सर। इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई वहां पे हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो थ्रू ब्लड ही हमारे सारे मसल तक पहुंच रहे हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, यस मसल सर। परफॉर्म नहीं कर रहा, तो एक तो आपस में उनके फिलामेंट्स की ओवरलैपिंग स्टॉप हो चुकी है माइक्रो लेवल पे, और मैक्रो लेवल पे उसको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे। तो उस सारी सिचुएशन में मसल फाइबर्स वो साइज में छोटा होना शुरू हो जाते हैं, जिसको फिर हम बाद यस में, सर। तो पहले मसल डीकंडीशनिंग होती है और आफ्टर डीकंडीशनिंग मसल एट्रोफी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म है। होप सो यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सर। जी बच्चों, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों आपको और?